Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This is for class 9th. ये इस क्लास 9th के फर्स्ट लेसन का 6th पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट, ये काफी बड़ा लेसन है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जैसे कि लेसन को डिवाइड किया गया है उसी क्रम में पढ़ा है। पहली वीडियो के अंदर मैंने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है, दूसरे में उसकी फीचर्स क्या होती है। फिर हमने अलग अलग कंट्रीज के फीचर्स को पढ़ा कि क्या चुनाव होना ही डेमोक्रेसी है। चिली, पाकिस्तान, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, म्यांमार, है ना, इंडिया। देन हमें डेमोक्रेसी की नीड को समझा, उसके क्या राइट्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आज हम इसके कुछ एडवांस फीचर पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी के एडवांस फीचर क्या होते हैं, क्या चुनाव देना या वोटिंग कास्ट कर देना ही डेमोक्रेसी, उसके आगे क्या है। जो चैनल पे नए उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे हम बढ़ते हैं। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी का विस्तृत मीनिंग, बड़े स्तर पर इसका अर्थ ब्रॉडर मीनिंग, हाँ, विस्तृत अध्ययन, शॉर्ट मीनिंग नहीं, संकीर्ण नहीं, विस्तृत मीनिंग अर्थ क्या है इसका, वो हम पढ़ेंगे आज। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड, अभी तक हमने जो मानना है, द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। अभी तक हमने डेमोक्रेसी का जो मीनिंग जो लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस में माना है। लिमिटेड का मतलब सीमित क्षेत्र में, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है सिर्फ लिखा हुआ। डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल बाय द पीपल, इस तरह से एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो डिस्क्रिप्टिव था। क्या प्रैक्टिकली हमने डेमोक्रेसी के अर्थ को देखा है, क्या वास्तव में डेमोक्रेसी होती क्या है, इसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, अब हम पढ़ेंगे। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक हमने डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट का फॉर्म समझा है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक सरकार का रूप है। घर के अंदर, स्कूल के अंदर, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर, कोई भी पार्टी के अंदर, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके अंदर भी तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कल को पार्टी अध्यक्ष कुछ भी करे, पार्टी के साथ देश के नागरिक जुड़े होते हैं ना, तो वहां पर भी उसको डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए। ये नहीं ऐसे, अगर वहां डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पार्टी का जो हेड होगा वो कुछ भी करेगा, मनमानी करेगा, तो वहां पर भी, मतलब इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी, संस्थागत लोकतंत्र। सभी पार्टियों को इसको फॉलो करना पड़ता है। इंडिया के अंदर इसके अलग से रूल्स बने हुए हैं, अलग पैनल बनते हैं इनके, सब डिसीजंस डेमोक्रेटिक सिस्टम से लिए जाते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है उस, हमने डेमोक्रेसी को भी सरकार माना है, जबकि डेमोक्रेसी हर जगह होती है, घर के अंदर भी होती है, इंस्टीट्यूट स्कूल के अंदर भी डेमोक्रेसी होती है। सब लोगों से राय मशविरा होने के बाद डिसीजन लिए जाते हैं। This way of defining democracy helps us to identify the clear set of minimal features that a democracy must have. इसको पढ़ने से हम डेमोक्रेसी के मिनिमल फीचर्स तक पहुंचते हैं कि मिनिमम कम से क्या फीचर्स हो सकते हैं। We must now the most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy। ये ध्यान से पढ़ें। हमारे समय में जो सबसे कॉमन डेमोक्रेसी का फॉर्म जो है, जो यूज किया जा रहा है, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कई तरह की होती है ना। डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्यों है? क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। जैसे हमने क्या किया है, हमने यहाँ से अपने एमपी और एमएलए को भेजा है, वो अपना रिप्रेजेंट करता है। वो बोलता है कि मैं बीकानेर से आया हूँ, मैं जयपुर से आया हूँ, मैं कानपुर का लोगों की बातों को वो बोलता हूँ, तो वो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। और भी प्रकार होते हैं लोकतंत्र के, जैसे प्रेसिडेंशियल लोकतंत्र, जैसे उसको बोलते हैं अध्यक्षीय लोकतंत्र। का मतलब होता है जैसे अमेरिका के अंदर, वहां आपने कभी क्या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का नाम सुना है? नहीं, वहां सिर्फ राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। जब राष्ट्रपति सब कुछ होता है तो वहां उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। का मतलब है कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं, और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का इतना रोल नहीं होता। सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है।
प्रेसिडेंट ही सब कुछ करता है। तो ये डेमोक्रेसी के 2 प्रकार हमने यहाँ पढ़े हैं। So there are 2 types of democracy, representative democracy and a presidential democracy. We have already read about this in a previous classes. हमने इसके बारे में previous पहले की क्लासेस में पढ़ लिया है 6th 7th 8th में। आगे हम पढ़ते हैं in the country like in the countries we call democracy all people don't rule. जब हम बोलते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है तो क्या सभी लोग रूल करते हैं? क्या सभी लोग राजा बने हुए हैं क्या? नहीं, है ना। मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस। एक मेजोरिटी को डिसीजन लेने की अनुमति होती है। मेजोरिटी का मतलब जिस पार्टी के पास में ज्यादा कैंडिडेट होते हैं वो पार्टी क्या लेती है? डिसीजन लेती है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल्स। वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वो सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आगे हम पढ़ते हैं even the majority does not rule directly. The majority of people rule through the elected representative. This become necessary because ऐसा हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them. मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, मतलब पूरा देश ही राजा है, पूरा देश के पास, जनता के पास पावर है, लेकिन क्या होता है फिजिकली उनकी सभी को क्या हम पार्लियामेंट में बिठा सकते हैं? नहीं, है ना। सभी को फिजिकली इम्पॉसिबल, उनकी फिजिकली प्रेजेंस इम्पॉसिबल होती है फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजंस। सभी लोगों को एक साथ में बिठा करके डिसीजन नहीं लिए जा सकते। इवन दे कुड, द सिटीजंस डज नॉट हैव द टाइम। अगर वो कर भी सकते हैं तो सभी लोगों के पास एक साथ समय नहीं होगा। द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। और सभी लोगों के पास में इच्छा शक्ति भी नहीं होती है और सभी लोगों की स्किल भी नहीं होती डिसीजन लेने की, है ना। इसलिए क्या कर दिया है, कुछ लोगों को इलेक्ट करवा करके उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है, वही लोग उसके डिसीजन हैं। आगे हम पढ़ते हैं This gives us a clear minimal understanding of democracy. This clarity helps to distinguish democracy from non-democracies. ये बात हमें डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से अलग करती है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो होता है पब्लिक का कोई रोल नहीं होता। ध्यान दे, 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नॉन डेमोक्रेटिक के लिए जनता राजा का सब्जेक्ट होती है, वहां सब्जेक्ट्स का मतलब जनता होता है, हमेशा विषय नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर सिटीजन कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। देश के नागरिक, दोनों बहुत बड़ा फर्क है, सब्जेक्ट्स एंड सिटीजन्स। सब्जेक्ट सिर्फ वो होता है जहां डेमोक्रेसी नहीं होती। किंग के अंदर में सब्जेक्ट्स होता है। किंग सब्जेक्ट का मतलब राजा का विषय ही जनता है ना। और सिटीजन वो होते हैं जिनको अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को हमें यहाँ डिफरेंशिएट किया है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो होती है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता की बात को बोलते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं है। देन इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश, का मतलब डिफरेंस करना बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। क्या हम इस एक बात से एक गुड डेमोक्रेसी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी है, कौन सी बुरी है? इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड द गवर्नमेंट। सिर्फ यही है कि बात कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये हमें डेमोक्रेसी को सरकार के बाहरी रूप, सरकार से बाहर, मैंने बताया था इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी नहीं देती। फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हमें डेमोक्रेसी के एक विस्तृत अर्थ को जानना जरूरी है। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए यहाँ ऑर्गेनाइजेशन आया, मैं कह सकता हूँ इंस्टीट्यूट, इसका मतलब है संस्था। जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो भी कंपनीज हैं, उन सब में बोर्ड ऑफ पैनल होता है। वहां जो भी कंपनीज फॉर्म हुई है, स्कूल अगर फॉर्म हुई है, स्कूल के अंदर भी टीचर्स पेरेंट्स एसोसिएशन होता है, पीटीए मीटिंग बोलते हैं। उसमें पेरेंट्स जो हैं स्कूल के हेड के साथ में बैठ करके डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजन अलाउ होते हैं। इसी तरह से जो भी पार्टी है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई और हो,
चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, मैं कहता हूँ रिलायंस, है ना? तो रिलायंस के अंदर एक बोर्ड ऑफ पैनल बैठा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं उसको, वो सभी लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं। रिलायंस का सीएमओ या सीएमडी जो है वो अकेला कुछ भी नहीं लेता, वो उन सब लोगों की मेजोरिटी को कंसिडर करता है कि ज्यादा लोग इस पक्ष में हैं, उसी को उसे फॉलो करवाना होता है रादर देन गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो सिर्फ सरकार का ही रूप नहीं है, डेमोक्रेसी हर तरह की इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम भी डेमोक्रेसी के अंदर ही आते हैं। हमारे देश में ये चीज लागू भी है। आगे हम देखते हैं, जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, इनको हम पढ़ते हैं। वी आर वेरी a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down, arrive at a consensus. Consensus मतलब कंक्लूजन। जब भी हमें डिसीजन लेना होता है तो हम एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। ये आप अपने फैमिली के रिगार्ड में कह सकते हैं। जब भी आपको अपनी फैमिली में डिसीजन लेने होते हैं तो सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, सब लोगों से राय ली जाती है, फिर एक कंक्लूजन में पहुंचा जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब कि मेरी बात उतना ही महत्व रखती है जितना कि मेरे फादर का, मतलब वी ऑल आर इक्वल। फैमिली के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डोंट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन क्लास। मैं उन टीचर्स को पसंद नहीं करता जो बच्चों को क्लास में बोलने नहीं देता या बच्चों को क्लास में क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं देता। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। टीचर्स ऐसा होना चाहिए जिसके पास डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो, सब बच्चों को बोलने की आजादी हो। आपने इसी लेसन में पढ़ा होगा, सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ये बच्चों के बीच का डिस्कशन है, टीचर नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे ही बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। सब बच्चे अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, टीचर्स उनका कंक्लूजन प्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो ये बात कही है इसका राइट डायरेक्शन ये होगा, इसमें हम ये 2 चीज़ और ऐड कर सकते हैं। बाकी बच्चे ही डिस्कशन कर रहे हैं। वन लीडर एंड वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। वन लीडर एंड फैमिली मेंबर्स, एक लीडर और फैमिली मेंबर उसके सभी सदस्य हैं, डिसीजन को डिसाइड करते हैं। हाउ कैन दे टॉक डेमोक्रेसी। जो लोग सिर्फ एक आदमी, एक फैमिली मेंबर, एक टीचर ही सब कुछ डिसाइड करें तो क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब सब पार्टिसिपेशन होना चाहिए। These way of using the word democracy go back to its basic sense of method of taking decisions। अब हमने जो ये बात की है, हमने कहा है कि सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें, डिसीजन मेकिंग में। तो हम वापस कहाँ जाते हैं? डिसीजन मेकिंग पे आ जाते हैं। A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decisions। डेमोक्रेटिक डिसीजन का मतलब होता है कि सभी लोगों की कंसल्टेशन एंड कंटेंट, सहमति ऑफ ऑल दीज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजंस। जो लोग उस डिसीजन से प्रभावित होंगे उन सब लोगों की सहमति होना भी जरूरी है। स्कूल में अगर कोई डिसीजन लेता है तो स्कूल के डिसीजन सभी पेरेंट्स प्रभावित होते हैं, उसके बच्चे प्रभावित होते हैं, तो वहां का लिया गया डिसीजन पेरेंट्स की अनुमति के अनुसार होना चाहिए। ऐसे ही कॉलेज के अंदर भी ऐसे ही हर जो इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है, उनके अंदर भी इस तरह का फॉर्मेट लागू होता है। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम वे इन टेकिंग डिसीजंस एज दोज आर पावरफुल। जो लोग, जिन लोगों के पास शक्ति नहीं है, जैसे कि एम्प्लॉई है उसके पास शक्ति नहीं है कि वो वहां का एम्प्लॉई है, उसको वैसे फॉलो करना पड़ता है जैसे उसका ओनर कहता है, लेकिन उसे भी अपनी राय प्रेजेंट करने का अधिकार है। अगर उसकी राय को या ऐसे कोई डिसीजन लिए गए हैं जो उसको किसी तरह से प्रभावित करते हैं तो इसके अगेंस्ट में कोर्ट केस कर सकता है। दिस कैन अप्लाई ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो निर्णय जो यहाँ बात की जा कि ये फैमिली पर, गवर्नमेंट पर और कोई भी संस्थान पर अप्लाई होते हैं, सब जगह अप्लाई होते हैं। दस डेमोक्रेसी इज
ऑल्सो ए प्रिंसिपल, इसलिए डेमोक्रेसी एक सिद्धांत है दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, तो जिसे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अप्लाई किया जा सकता है। अब ब्रॉडर मीनिंग ये हुआ कि डेमोक्रेसी का सिर्फ मतलब सरकार से नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब है फ्रीडम होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए और राइट्स होने चाहिए। ये मेन फीचर्स हैं जो सरकार से ही नहीं, हम किसी भी डिसीजन से अगर प्रभावित होते हैं तो उस डिसीजन के अंदर फ्रीडम भी होनी चाहिए, राइट भी होना चाहिए, जस्टिस भी होनी चाहिए, इक्वलिटी भी होनी चाहिए। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हम कोई एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ के लिए गए डिसीजन से हम इनइक्वालिटी, अनफ्रीडम डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, हमें फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी एक वर्ड है। अभी तक हमने सिर्फ ये मान रखा था कि डेमोक्रेसी का मतलब सरकार होता है, नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब जस्टिस, फ्रीडम, इक्वलिटी और राइट्स होते हैं, जो हर तरह के क्षेत्र में अप्लाई होते हैं। फैमिली में भी होती हैं, कंपनी में भी होती हैं, स्कूल में भी होती हैं, कॉलेज में भी होते हैं, सब जगह अप्लाई होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसको। Sometimes we use word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that old democracies must aim to become. कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, समटाइम वी यूज वर्ड डेमोक्रेसी नोट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, कभी कभी हम डेमोक्रेसी को एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए काम में नहीं लेते हैं, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट में, बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम, और हम डेमोक्रेसी वर्ड का प्रयोग किसी आइडियल गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने में यूज करते हैं, जिन्हें सब लोग, सभी कंट्रीज बनना चाहती है। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हैंग्री टू बेड। वास्तविक डेमोक्रेसी तब होगी इस देश में, कोई भी देश में, जब कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, सब लोगों को काम मिले, सब लोगों को भोजन मिले, मिनिमम रिक्वायरमेंट सब लोगों की पूरी होना, और सरकार अगर पूरी करती है तो ही डेमोक्रेसी हम ये कह सकते हैं। अब जो भारत सरकार के द्वारा जो लोगों को गेहूं दी जा रही है, 5 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं, 10 किलो पर कैंडिडेट गेहूं, ये उस मिनिमल कम से कम मिनिमल राइट्स का क्षेत्र है। जैसे मनरेगा जो चल रहा है ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चल रही है, वो मिनिमम रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था है। ये सरकार के कदम है, ये जनता की राइट्स हैं। ये डेमोक्रेसी का कारण है कि जनता को मिनिमम काम मिलना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। बाकी जनता चाहे कुछ भी करे, बाकी आप एडवांस बन सकते हैं, लेकिन कम से कम आप, यदि आपके पास नहीं है तो आपको कम से कम ये काम जरूर मिल जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन्स must be able to play equal role in decision makings। हर डेमोक्रेसी के अंदर हर आदमी निर्णय लेने में अपना रोल प्ले करता है। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आपको सभी को वोट देने के इक्वल राइट्स हों। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। सब लोगों को इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज एंड ए लॉट ऑफ कमिटमेंट आदमी को मिलने चाहिए। ये सब चीजें हर आदमी को चाहिए। आज हमने ये पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का मतलब कितना ब्रॉडर हो सकता है। डेमोक्रेसी इज नॉट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने अब तक ये मान रखा था कि डेमोक्रेसी का तो मतलब सरकार है ना। नहीं, जो भी इंस्टीट्यूट है, जिस भी निर्णय से हम प्रभावित होते हैं, चाहे हमारे जिले में कलेक्टर ही कोई इंस्ट्रक्शन क्यों न दे, अगर उससे हम प्रभावित होते हैं, अगर वो हमें हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो हम उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हैं, हम कुछ और स्टेप ले सकते हैं। मानना जरूरी नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब हर स्तर, जीवन के हर क्षेत्र में, परिवार में भी डेमोक्रेसी, कभी संस्थान में भी डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर 100% अप्लाई है। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस लेसन्स वेरी वेल। मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
फ्रेंड्स को फॉलो करवाएँ। मेरे इस चैनल्स पर क्लास 6 से 12 तक के इंग्लिश के सभी वीडियोज़ आपको मिलेंगे। एसएस टू इंग्लिश के, इसके अलावा ग्रामर के कंपोज़िशन के वीडियो मिलेंगे। मैंने एक इंग्लिश बेसिक ग्रामर जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है, उनके लिए एक कोर्स चालू कर रखा है। आप उस कोर्स को फ़ॉलो कीजिए। मैं कहता हूँ आप इंग्लिश सीख जाएँगे। उसमें मैंने बेसिक कांसेप्ट को क्लियर किया है कि किस तरह से हमें इंग्लिश को समझना है। मतलब बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए, तभी हम चीज़ सीख पाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।